ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी हाईलाइट के इस सेकंड शो के अंदर। मैं आपका होस्ट आज आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज आपके पास आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उसके साथ कंप्लीट एनालिसिस। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और उम्मीद यह कर रहा हूं कि आपको पहला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद भी आ रहा होगा। आपने उसमें कहीं ना कहीं आपका नोट्स भी बनाए होंगे, आपको रिवीजन में भी आपका हेल्प मिल रही होगी। आज हम आ गए हैं चैप्टर 2 की तरफ जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप वाला चैप्टर खोल लीजिए। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हुआ चलता हूं। देखो, इस चैप्टर से सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि अगर आप यहां पर जाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, वी ऑफन टॉक फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट, ग्लेशियर, नेक ऑफ इस्थमस। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड को, मतलब अलग अलग आपका तरीके से हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर माउथ ऑफ रिवर देखेंगे, स्नाउट, नोज ऑफ द ग्लेशियर, तो उसको ऐसे डिफाइन कर रखा है। अच्छा, अब यहां से ये क्वेश्चन आपका जो एक फ्रेम हो गया, पर जो मेन क्वेश्चन आपके अब शुरू होंगे वो यहां से शुरू होंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी को आपका डिफाइन कैसे किया जाता है। तो टोटल हमारे पास 3 लोग हैं और तीनों ने आपका ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले बंदे आते हैं रेटजल। रेटजल का कहना यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी बिटवीन रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो एक्चुअली में रेटजल का कहना यह था कि दो लोगों के बीच में आपका रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। कौन कौन है? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस। उसके अलावा दूसरे व्यक्ति आती हैं एलन सैंपल, जिनका कहना यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी चेंजिंग रिलेशनशिप है। चेंजिंग रिलेशनशिप किस किस के बीच में? अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में। मतलब ना तो इंसान ही रुकने का नाम ले रहा है और ना ही आपका पृथ्वी रुकने का नाम ले रही है, दोनों ही चेंज डायनेमिकली हो रहे हैं। और तीसरा आता है कंसेप्शन रिजल्ट फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉस गवर्निंग द अर्थ एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग व्हिच इनहैबिटेड इट। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये कहानी जो बताई है वो बताइए पॉल विडाडेली ब्लाचा ने। अब यहां से 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अलावा बाकी उससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 3 डेफिनेशन है जो आपको पेपर के लिए क्या रखनी है, याद रखनी है। अब अगर आप इसी को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले बता रखा है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसमें यह बताया गया कि नेचर जो स्टार्टिंग में था वो गाइड करने का काम करता था ह्यूमन को, और उसी के गाइडेंस के ऊपर इंसान अपने आप को आगे यूज करता हो जाता था या अपनी चीजें कैसे उसको चलानी है वो डिफाइन करता था। तो एक्चुअली में नेचर सुप्रीम था और नेचर सुप्रीम होने के साथ साथ गाइडेंस दे रहा था इंसान को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी आपका ऐसा ही रिलेशन बताया गया कि प्रिमिटिव सोसाइटी के टाइम पर नेचर गाइडेंस देने का काम करता है किसको? इंसान को। और इसीलिए उसको एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहा गया, जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी आपका जो है बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती थी। उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी नहीं की थी। आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको एक सीबीएसई 2024 और 2025 का क्वेश्चन दिख जाएगा, नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट। मतलब अभी आपने जो डेफिनेशंस देखी हैं उसमें भी इंसान और नेचर को आपका एक साथ बताया। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल, ये 2024 में आया हुआ है। नेचर एंड ह्यूमन आर इंटरेक्टली इंटरवाइंड, एनालाइज द स्टेटमेंट 2025 में आपका पूछ रखा है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप दोनों को आपका देख रहे हो तो सबसे पहले मेटामॉर्फिकल डिस्क्रिप्शन दे दो, जिसमें वर्ड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन एनाटॉमी, मेटाफर्स टर्म जैसे आपका फेस ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया, आई ऑफ स्टॉर्म बता दिया, माउथ ऑफ रिवर बता दिया, नोज ऑफ ग्लेशियर बता दिया। ये सारे टर्म क्या डिफाइन कर रहे हैं कि नेचर और इंसान इनसेपरेबल है। तो मेटामॉर्फिकल डिस्क्रिप्शन आप यहां से बताएंगे। दूसरा, रिसोर्स की डिपेंडेंसी आप बता सकते हैं कि अगर इंसान को सर्वाइवल चाहिए अपना, तो इंसान के सर्वाइवल के लिए आपको फिजिकल एलिमेंट्स लगेंगे, जैसे पानी चाहिए, उसके अलावा लैंड चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे नहीं और इन्हीं के गाइडेंस के ऊपर इंसान क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता हुआ जाता है। अगर आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे तो आपका ये आंसर बहुत अच्छा हो सकता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी बन सकता है। टफ क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा होता इससे पहले तो यहां पर आप फंस सकते थे। उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी ट्राइज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, एनालाइज द स्टेटमेंट, सीबीएसई 2025, और रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग 2026 में आया हुआ है। अब देखो, पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को ही एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्ली ह्यूमन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे? एनवायरमेंट के ऊपर, कि उनको गाइडेंस मिल रही है और उसी के बेसिस पर आपका वो चलते हुए जा रहे हैं। और दूसरा आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो कि पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। पॉसिबिलिज्म
पॉसिबिलिज्म अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यहां से दो केस स्टडी हैं, जिसमें से एक केस स्टडी अबुदमांच की बता रखी है आपको। अबुदमांच की केस स्टडी बेसिकली एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म को डिनोट करती है। अगर आप इसको देखेंगे तो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्यों बताया गया है, क्योंकि यहां पर जो अबुदमांच वगैरह हैं, ये जितने भी आपका लोग थे, बेंदा की जो केस स्टडी है, बेंदा में बेंदा क्या करता है, बेंदा आपका रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप कारी की केस स्टडी देखेंगे तो ये पॉसिबिलिज्म की केस स्टडी है, क्योंकि यहां पर आपका उसने क्या कर लिया, टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया। तो जब इंसान क्या करता है, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ चला जाता है। अब स्टेट ऑफ नेसेसिटी क्या थी, हमारे पास एनवायरमेंट था, हमें पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, बट अब हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, स्टेट ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। तो जब आप यहां से निकलकर आपका स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ जाते हो और आप अपने लिए टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना शुरू करते हैं, आप अपने लिए और नई चीजें आपका इन्वेंट करना शुरू करते हैं, तो वहां से टर्म आ जाता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉसिबल है, इंसान को यह लगा कि मैं एनवायरमेंट को मोल्ड कर और नई चीजों को आपका जो है लेकर जा सकता हूं, इसी को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। उसके बाद आप अगर आएंगे तो आपके पास एक नया टर्म आता है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता, जिसको हम न्यू डिटरमिनिज्म भी कहते हैं, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। ये ग्रिफ्ट टेलर ने दिया था, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है इसको, कि ना तो सुप्रीम एनवायरमेंट हो सकता है और ना ही सुप्रीम आपका इंसान हो सकता है, दोनों को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, इसी को आपका मध्यम मार्ग बताया गया है। अब इसके साथ साथ तीन स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप्ड होते हैं। वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, जहां पर ज्यादातर इंसानों के सोशल वेलबींग के बारे में सोचा जाता है, जिसमें हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन को ज्यादा सुप्रीम बताया गया है। उसके बाद आते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स मार्क्स से आपका जो है इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इसको मार्क्सियन थ्योरी भी कहा जाता है। और इसमें इस चीज के पीछे के रीजन जानने हैं कि पॉवर्टी, डेप्रीविएशन, इनइक्वालिटी समाज के अंदर जो है, इनके पीछे के रीजंस क्या हैं। फिर आते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ज्यादातर आपका लिविंग एक्सपीरियंस के ऊपर आपका सपोर्ट करते हैं, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, इन सारी चीजों को आपका क्या बताते जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आप इसी के अंदर जाएंगे तो फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रॉड स्टेजेस हैं। सबसे पहले अर्लियर कॉलोनियल पीरियड, जहां पर इंसान एक्सप्लोर कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था। लेटर कॉलोनियल पीरियड, जहां पर रीजनल एनालिसिस हुआ था, है ना। उसके अलावा अगर आप और आगे जाएंगे तो और आगे जाने के बाद आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आ गया, दोज ऑफ यू लिव इन सिटीज माइट हैव सीन दैट ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय लाइट और द क्रॉस रोड। अब ध्यान सुनना, अब ये सवाल देखकर आपके दिमाग में आया होगा कि ट्रैफिक लाइट के बारे में तो सर ने बताया ही नहीं। जब मैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता बता रहा था, मध्यम मार्ग बता रहा था, तो वहां पर स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म बोला। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसको ट्रैफिक लाइट की तरह आपका डिफाइन कर रखा है। मतलब जो रेड लाइट होती है उसका मतलब होता है रुक जाओ, आम्बेर लाइट जिसको येलो लाइट भी कहते हैं कि मतलब रुकना है आपको, और फिर जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ग्रीन सिग्नल के बाद आप गुड टू गो हो। तो ये वही ग्रिफ्ट टेलर साहब ने आपका समझाया कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। तो यहां पर रेड लाइट का क्या सिंबल है, नेचर का रेस्ट्रिक्शन है कि आप अभी आगे मत बढ़िए, नेचर आपको रोकने का काम कर रही है। आम्बेर लाइट और येलो लाइट का मतलब होता है गेट रेडी, मतलब आपको आगे बढ़ना है बट अभी रुके रहो। और ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है, गो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। अब देखो, जैसे एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन की एज मैंने आपको बताई, तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में आपका क्या कर रहे थे, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब आपको पता है कि 1 का पी का क्या आंसर होना चाहिए, 2, तो पी के आंसर 2 किसमें है, इन दोनों में से। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। इसके बाद 1930s में क्या होता है, एरियल डिफरेंशिएशन, जहां पर हम किसी भी जगह की यूनिकनेस के बारे में फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में इंडिया है, इंडिया में यूनिक क्या है। उसके बाद 1950s और 1960s के बीच में स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आता है, जहां पर हमने बहुत सारे नए नए सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स बना लिए थे। उसके साथ साथ यहां पर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कब देखने को मिला, तो 1950s से 60s के बीच में। 1970s में आप जाएंगे तो आपको यहां पर 3 स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड होते हुए दिखाई देंगे, रेडिकल, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद आते हैं 1990s पे, जहां पे पोस्ट मॉडर्निज्म देखने को मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की कई सारी ब्रांचेस हैं। सोशल ज्योग्राफी, इसके सब फील्ड में आपका बिहेवियरल, ज्योग्राफिकल, वेलबींग, लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल, इन सब के आपका एसोसिएशन है। अर्बन ज्योग्राफी देखेंगे तो इसका कोई सब फील्ड नहीं है, यहां पर 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल और मिलिट्री दोनों हैं, जिसके साथ पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सिफोलॉजी, मिलिट्री, और उसके साथ साथ सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन और सेटलमेंट की प्लानिंग हो रही है। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ जाते हैं। इकोनॉमिक में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी आपका इसी के साथ एसोसिएटेड है। अब मैंने आपको एक एमसीक्यू दे रखा है,
इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। अभी मैंने बताया रिसोर्स ज्योग्राफी, लेजर ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, मार्केटिंग, क्या ये सब आपका जो है सोशल ज्योग्राफी की पार्ट है या फिर इनमें से कोई इकोनॉमिक्स के साथ भी एसोसिएटेड है? ये सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है, एज इट इज तुम्हारे पेपर में आया था, तो मतलब तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सीनियर्स के पेपर में आया था, तो इसको क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना। उसके साथ आपका यहां पर होता है समापन, और मैं आपको मिलूंगा एक और नए चैप्टर के साथ। हम करेंगे उसमें भी आपका एनसीईआरटी की हाइलाइट्स। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जरूर बताया करो कि तुम्हें सीरीज कैसी लग रही है। अगर मजा आ रहा है तो दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।